सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए आज ये जो हमारी क्लास है ये क्लास है 31 वाली क्लास है, 31st क्लास है। इससे पहले हम 30 क्लासेस कर चुके हैं और लगभग हमने इस दौरान 2 से लेकर 2,500 क्वेश्चंस तक सोल्व कर चुके हैं। 2 से लेकर 2,500 क्वेश्चंस तक हम सोल्व कर चुके हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि आपने इतने क्वेश्चन सोल्व किए और आपका जो डिसीजन लेने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई और सोचने पर आपने मजबूर किया आपने अपने दिमाग को। इससे बहुत फर्क पड़ता है और इसकी आपकी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या है। अब कुछ दिनों बाद हम क्या करेंगे, कुछ दिनों बाद जस्ट आपको 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज आएगी बायोलॉजी की वो बिल्कुल टॉपिक वाइज ही आएगी अब। ठीक है, अब बिल्कुल टॉपिक वाइज आएगी और टॉपिक वाइज आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद में क्या है, एग्जाम भी होने वाले हैं। लेकिन आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो अभी हमारा 6 बजे वाला साइड है, 6 बजे वाला जो सेगमेंट चल रहा है उसकी वीडियो को आप शेयर करिए। स्टूडेंट उसमें कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी नए आए हैं, हाल ही में जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर और देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जेट, आईसीआर और बीएचयू के तीनों के कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। तो पूरी वीडियो को देखना है, पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। ये बात मैं रोज बोलता हूं लेकिन अमल कोई नहीं करता है। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू क्लास में रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं फिर से, पूरी क्लास अटेंड करना है आपको। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। अब बस कुछ दिनों की बात है, फिर इसके बाद में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वह पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? वह पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका फेनरोगेमस, बी है आपको एंथोनोमस, सी है आपका पोलोनोमस और डी है आपका जिम्नोस्पर्म। बताइए जल्दी से, वह पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? जिनमें पुष्प या बीज भी नहीं बनते हैं और पुष्प भी नहीं बनते हैं वो क्या किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए जल्दी से। ए हो जाएगा फेनरोगेमस, बी हो जाएगा एंथोनोमस, सी हो जाएगा पोलोनोमस और डी हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला फेनरोनोमस, बिल्कुल सही जवाब है। वह पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? वह फेनरोगेमस के नाम से जाने जाते हैं। वह पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं फेनरोगेमस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुभोजी की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझना है, मैं पूरा समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो जीवाणुभोजी शब्द को समझिए। जीवाणुभोजी का मतलब क्या है? जीवाणु को भोजन के रूप में जीवाणुभोजी जो होता है वो क्या करता है? जीवाणु को और वायरस को क्या करता है? भोजन के रूप में ग्रहण करता है। मोस्टली ये क्या करता है? जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो जो जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, जीवाणु को भोजन के रूप में खाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो जीवाणुभोजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये करता क्या है? ये देखिए, ये इसकी संरचना होती है। जीवाणुभोजी की एक स्पेशल संरचना होती है। ये इसी प्रकार का होता है जीवाणुभोजी। पीछे भी मैंने पीछे भी मैंने आपको ये सॉल्व करवाया था। तो जीवाणुभोजी की संरचना तो बता दी मैंने, इस प्रकार से होती है। और अगर आपसे इसकी खोज पूछे तो इसका जवाब क्या दोगे? ऑप्शन नंबर ए है आपका डाइनर, बी है आपका इवानोवस्की, सी है आपका ई टीवार्थ और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जीवाणुभोजी की खोज किसने की थी? बताइए जल्दी से, जीवाणुभोजी की खोज किसने की थी? जिसने इसका जवाब दिया है ई टीवार्थ, बिल्कुल सही जवाब है। जीवाणुभोजी की खोज किसने की थी? ई टीवार्थ नामक साइंटिस्ट ने जीवाणुभोजी की खोज की थी। अब देखिए जीवाणुभोजी जो होता है वो क्या करता है? जीवाणुभोजी मुख्य रूप से जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा गंगा जल है वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता। वो खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि जो गंगा जल है उसके अंदर जीवाणुभोजी पाए जाते हैं और वहां पर जैसे ही कोई जीवाणु पनपता है उस जीवाणु को क्या कर देते हैं? उस जीवाणु को जीवाणुभोजी खा जाता है या नष्ट कर देता है। इसी के कारण लंबे समय तक क्या होता है? वो पानी खराब नहीं होता है। हालांकि हमारी मान्यता, धार्मिक मान्यता है, वो एक अलग चीज है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन ये भी माना जाता है कि जीवाणुभोजी पाए जाते हैं गंगा जल के अंदर और वो क्या कर देते हैं? वो गंगा जल के अंदर जीवाणुभोजी क्या कर देते हैं? उन जीवाणु को मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है? गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला सवाल है हमारा, डीएनए की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सिस्टोन, बी है आपका रेकोन, सी है आपका म्यूकोन और डी है आपका पोलोन। बताइए जल्दी से, डीएनए की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई क्या होगी?
डीएनए की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई क्या होगी? सिस्ट्रॉन, ड्रैकोन, म्यूकोन या पोलोन? क्या होगा इसका जवाब? अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला सिस्ट्रोन, बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रोन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रोन के नाम से जानी जाती है। सिस्टर नहीं है, सिस्ट्रोन है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ किस नाम से जाना जाता है? बताना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ, ऑप्शन ए है आपका मैट्रिक्स, बी है आपका ग्रेना, सी है आपका स्ट्रोमा और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ क्या कहलाएगा? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला मैट्रिक्स, बिल्कुल सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कोशिकीय श्वसन अंग कौन सा है, कोशिका में कौन सा अंग है जो श्वसन करता है, तो फिर उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है? वो करता है कोशिकीय श्वसन। और एक कोशिका में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जिसको हम कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जानते हैं। ये मैंने कल सॉल्व करवाया था आपको कि कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जानते हैं। ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सबसे पुराना डीएनए उपस्थित होता है। तो किसी जीव का इतिहास हम उसके माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। देखिए ये मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी कुछ घंटों पहले, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे अभी पूषा शीतल किस्में और फिर अर्का शीतल है और फिर शीतल है, तो ये इस प्रकार की किस्में हैं। ये मैंने क्या किया है, इसको एक वीडियो बनाई है, स्पेशल वीडियो, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है कि पूषा शीतल किसकी किस्में, शीतल फिर अर्का शीतल। तो ये अगर वीडियो आपको देखनी है, छोटी सी है, 14 मिनट की ये वीडियो है। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन उस वीडियो को अभी नहीं देखना है, पहले इस क्लास को अटेंड करो, फिर उसके बाद में आप उस वीडियो को देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में वैरायटी से रिलेटेड, तो वो जरूर देखना आप। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रॉस संबंधित है। अब देखिए बीएचयू 2017 का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट क्रॉस संबंधित है। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका F1 संकर से द्वितीय अप्रभावी जीनोटाइप का क्रॉस करवाना। ऑप्शन नंबर बी है आपका 2 जीनोटाइप से प्रभावी लक्षण के बीच क्रॉस करवाना। ऑप्शन नंबर सी है 2 जीनोटाइप से अप्रभावी लक्षण के बीच क्रॉस करवाना। और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 F1 संकर के बीच क्रॉस करवाना। अब देखिए, अब आपने ऑप्शन देखे आप थोड़ा घबरा गए, लेकिन बीएचयू में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले जिसको आता है इसका आंसर दे दीजिए, फिर मैं बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। पहले जिसको आता है वो आंसर दे दीजिए, ए बी सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? ए बी सी या डी क्या होगा इसका जवाब? टेस्ट क्रॉस होता क्या है? अब देखिए जिसने जवाब दे दिया है सी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, लेकिन आप इस चीज को समझिए। देखिए टेस्ट क्रॉस होता क्या है। टेस्ट क्रॉस एक सिंपल सा बेसिक सा एक मेथड है, एक बेसिक सा एक क्रॉस है। इसमें क्या किया जाता है, संतति ए को लिया जाता है, जनक ए को लिया जाता है और जनक बी को लिया जाता है। इन दोनों जनकों के बीच में क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के बाद में इनसे जो संतति पैदा होती है, उन संतति को या उस संतति को सिर्फ उसी से क्रॉस करवाएंगे जिसके लक्षण उसके अंदर दिखे नहीं है, यानी कि जिसके लक्षण अप्रभावी हुए हैं उसी से क्रॉस करवाएंगे। जैसे आपका ए मान लो ये हो गया, ए जनक ये हो गया और बी जनक ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया और संतति बनी सी वाली। ठीक है, सी वाली संतति बनी, लेकिन इसके सी वाली संतति के अंदर जो लक्षण है वो ए के ही प्रभावी हुए हैं, बी के प्रभावी नहीं हुए, बी अप्रभावी है। तो फिर इस सी को क्या करेंगे, वापस से इस ए से क्रॉस करवा देंगे, इस बी से क्रॉस करवा देंगे। बी से ही क्यों करवाया? क्योंकि ये अप्रभावी है, इसके लक्षण नहीं दिखे हैं। ठीक है, तो इसी अवस्था को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी का एक छोटा भाई होता है जिसको बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस में क्या करेंगे, बैक क्रॉस में या तो हम अप्रभावी से करा देंगे या फिर हम अप्रभावी से करा देंगे या फिर हम प्रभावी से करा देंगे, किसी से भी करा सकते हैं। यानी जो सी हमारी संतान प्राप्त हुई है, जब हम उसको ए और बी दोनों जनकों में से किसी से भी करवा दें, चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी हो, तो उसको हम बैक क्रॉस कहेंगे। और जब हम उसको सिर्फ और सिर्फ अप्रभावी से करवाएंगे, तो अप्रभावी से जब करवाएंगे तो उसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। और ये सवाल बच्चों हर बार आता है। और इसी का एक सबसे बड़ा भाई होता है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस।
ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्लॉज मैं आपको कभी और समझाऊंगा, उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है, पहले मैं समझा चुका हूं, ऐसी बात नहीं, पहले भी समझा दिया है, लेकिन अभी अगर आपको समझना है तो मैं बाद में आपको समझा दूंगा, कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा, एटीपी के एक अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है? एटीपी के एक अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है? पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बहुत बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अब एटीपी में एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होते हैं उसका भी पूछा हुआ है कि एटीपी के अंदर मेन मुख्य जो होता है वो होता क्या है, तो फास्फेट समूह पाए जाते हैं। एटीपी में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे फॉस्फेट समूह पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी होते हैं, या एटीपी के जो होते हैं वो 38 होते हैं, तो ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एटीपी के एक अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है? एटीपी के एक अणु से ऑप्शन नंबर ए है आपका 1.4 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2.4 किलो कैलोरी, सी है 3.4 किलो कैलोरी और डी है आपका 7.3 किलो कैलोरी। अब बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, एटीपी के एक अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है? एटीपी के एक अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है बताना है आपको। एटीपी के एक अणु से कितनी ऊर्जा मिलती है, जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने इसका जवाब दिया है, जिसने इसका जवाब डी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। एटीपी के एक अणु से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है? 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एटीपी के एक अणु से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा डीएनए से सीधा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है? आईसीआर 2009 का सवाल है, निम्न में से कौन सा डीएनए से सीधा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एमआरएनए, बी है आपका टीआरएनए, सी है आपका आरआरएनए और डी है आपका प्रोटीन। अब जवाब देना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है बच्चों इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है। ए बी सी या डी, निम्न में से कौन सा डीएनए से सीधा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है? अब देखिए जिसने इसका जवाब प्रोटीन दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो डीएनए होता है उससे हम एमआरएनए का निर्माण कर सकते हैं, टीआरएनए का निर्माण हो सकता है, आरआरएनए का निर्माण हो सकता है, लेकिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता। तो डीएनए, हालांकि डीएनए प्रोटीन निर्माण में सहायक जरूर होता है, लेकिन वो निर्माण नहीं करता है। किसका निर्माण नहीं करता है? प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। वो एमआरएनए का निर्माण करता है, टीआरएनए का निर्माण करता है, आरआरएनए का निर्माण करता है, लेकिन प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। अगर पूछ ले प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम इसका राइट आंसर होगा, राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवक कितने पीएच पर सक्रिय रहते हैं? अब आप सब लोगों को पता है कि कवक हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, और कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। एक बार सवाल पूछा गया था आईसीआर के एग्जाम में, कवक और शैवाल मिलकर किनका निर्माण करते हैं? तो कवक और शैवाल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? लाइकेन का निर्माण करेंगे। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करेंगे। और ये लाइकेन शब्द किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना। जो लाइकेन शब्द दिया था वो थियोफ्रेस्टस ने दिया था। किसने दिया था? थियोफ्रेस्टस ने दिया था। अब कवक कितने पीएच पर सक्रिय रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 से 4 पीएच, बी है आपका 2 से 7 पीएच, सी है आपका 7 से 9 पीएच और डी है आपका 1 से 14 पीएच। अब बताइए जल्दी से, कवक कितने पीएच पर सक्रिय रहते हैं? ए बी सी या डी, कवक कितने पीएच पर सक्रिय रहते हैं? जवाब देना है आपको, कवक का कितने पीएच पर सक्रिय रहते हैं। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है 2 से 7 पीएच, बिल्कुल सही जवाब है। जो कवक होते हैं वो 2 से 7 पीएच पर सक्रिय रहते हैं। 2 से 7 पीएच जो होता है, लगभग 2 से 7 का पीएच कौन सा होगा, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा हुआ है। 2 से 7 के बीच का जो पीएच होता है, देखिए 7 से नीचे वाला जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर वाला जो पीएच होता है वो क्षारीय होता है, और 7 पर जो पीएच होता है वो उदासीन होता है। तो अब देखिए वहां पर ऐसे भी पूछ सकता है वो हल्का अम्लीय या क्षारीय या फिर उदासीन या फिर कोई नहीं, तो आपको उसका आंसर देना है अम्लीय। कवक कितने पीएच पर सक्रिय रहेंगे? कवक 2 से 7 पीएच पर सक्रिय रहेंगे या फिर अम्लीय पीएच पर सक्रिय रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य। आईसीआर 2009 का सवाल है, क्वेश्चन पूछा गया है मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य है। मोलिब्डेनम आप जानते हो, मोलिब्डेनम को और किस नाम से जाना जाता है? पहले बताइए मोलिब्डेनम को और किस नाम से जाना जाता है। आईसीआर का सवाल भी है और एग्रीकल्चर का सवाल भी है और बायोलॉजी का सवाल भी है। पहले बताइए मोलिब्डेनम को किस नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से। मोलिब्डेनम का और क्या नाम होता है, जल्दी से जवाब दीजिए। मोलिब्डेनम को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो मोलिब्डेनम है
उसको हम अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तत्व अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, या निम्न में से कौन सा तत्व अति सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है, या कौन सा है। तो सिर्फ एक ही है जो अति सूक्ष्म होता है और जिसकी सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मोलिब्डेनम। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है कि मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या है, आईसीआर 2009 का सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पुष्प का खिलाना, बी है आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, सी है आपका फल का निर्माण करना, और डी है आपका फूल का निर्माण करना। फील नहीं है, फूल का निर्माण करना। अब जवाब दीजिए, मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या होगा, पुष्प खिलाना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फूल निर्माण या फल का निर्माण करना। बताइए क्या होगा इसका जवाब, मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बिल्कुल सही जवाब है। मोलिब्डेनम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना इसका मुख्य कार्य कहलाता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना व कार्य के आधार पर जंतु उत्तकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। संरचना व कार्य के आधार पर जंतु उत्तकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4, बी है आपका 2, सी है आपका 7 और डी है आपका 3। बताइए जल्दी से, संरचना व कार्य के आधार पर जंतु उत्तकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जंतुओं में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही कंडीशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसने इसका आंसर दिया है 4 प्रकार की, बिल्कुल सही जवाब है। जो उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, संरचना व कार्य के आधार पर जंतु उत्तकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, या ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झिल्ली निर्माण कारखाना किसे कहते हैं। जेट 2009 का सवाल है, जेट 2009 का सवाल है, झिल्ली निर्माण कारखाना किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका लवक को, बी है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका को, सी है आपका केंद्रक को और डी है आपका राइबोसोम को। झिल्ली निर्माण कारखाना किसे कहा जाता है, झिल्ली निर्माण कारखाना किसे कहा जाता है। जेट 2009 का सवाल है, लवक को, अंतःप्रद्रवी जालिका को, केंद्रक को या फिर राइबोसोम को। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला अंतःप्रद्रवी जालिका, बिल्कुल सही जवाब है। झिल्ली निर्माण कारखाना किसे कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका को झिल्ली निर्माण कारखाना कहा जाता है। और ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी जो खोज की थी वो खोज की थी पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने। किसने की थी, पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, हिंदी में इसको अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ER के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोशिका में इसका मुख्य जो कार्य होता है वो कार्य होता है कोशिका को मजबूती प्रदान करना, उसको ढांचा प्रदान करना। लेकिन इसके साथ साथ ही इसका दूसरा काम क्या होता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना भी होता है। इसका दूसरा कार्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। तो मैंने इतने क्वेश्चन बता दिए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ICR 2019 का सवाल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया है। जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रोबिस्को, बी है आपका कोलोजन, सी है आपका प्लास्टिक प्रोटीन और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ICR 2019 का सवाल है, ICR 2019 का सवाल है, बताना है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। जंतुओं में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलोजन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर दिया गया है रुबिस्को। अब रुबिस्को एक प्रोटीन नहीं होती है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। लेकिन ये क्या करता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों के अंदर, तो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 स्थिरीकरण करने का कार्य कौन करता है, तो रुबिस्को करता है। अब रुबिस्को के भी 2-3 नाम है, इसको RUBP के नाम से भी जाना जाता है और इसको रुबिस्को के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो, और इसको राइबोलोज के नाम से भी जानते हैं। तो 3 इसके नाम हैं और इंपॉर्टेंट है, और BHU में ये सवाल आया हुआ है और मैंने करवाया हुआ भी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब स्ट्रोमेटा रात्रि में खुले होते हैं तो उसे कहा जाता है। BHU 2017 का सवाल है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ऐसे पादप या ऐसे स्ट्रोमेटा जो रात्रि में खुल जाते हैं या खुलते हैं या रात्रि में खुले होते हैं
तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका फोटो एक्टिव, बी है आपका स्फोटो एक्टिव, सी है आपका होलो एक्टिव और डी है आपका कोई नहीं। अब बताइए जल्दी से, जब स्ट्रोमेटा रात्रि में खुले होते हैं तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका फोटो एक्टिव, बी है आपका स्फोटो एक्टिव, सी है आपका होलो एक्टिव और डी है आपका कोई नहीं। जब स्ट्रोमेटा रात्रि में खुले होते हैं तो उसे कहा जाता है, बताइए जल्दी से, उसे क्या कहा जाता है? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला फोटो एक्टिव, बिल्कुल सही जवाब है। जब स्ट्रोमेटा रात्रि में खुले होते हैं तो उसे फोटो एक्टिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? फोटो एक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परासरण दाब किससे मापते हैं? परासरण दाब किससे मापते हैं? अब देखिए, ओस्मोमीटर से, पोटोमीटर से, टेंशियोमीटर से या होलोमीटर से? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण दाब का मतलब ये होता है जो जल होता है उसके अंदर जो मिश्रित अणु होते हैं, जो अन्य पदार्थ के होते हैं, उनके बीच में जो दाब होता है वो दाब क्या करता है, उस झिल्ली से बाहर उसको नहीं जाने देता है, या उस जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वहाँ पर ये दाब मुख्य रूप से कार्य करता है। तो ये परासरण दाब थोड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे हम। अभी बताइए परासरण दाब किससे मापते हैं? जिसने इसका देखो, इस परासरण दाब को अब समझना है आपको। परासरण दाब क्या है? इंग्लिश में अगर आपसे पूछ ले तो उसको पूछेगा वो ऑस्मेटिक प्रेशर। क्या पूछेगा? ऑस्मेटिक प्रेशर पूछेगा। तो ऑस्मेटिक प्रेशर कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं परासरण दाब। इसको जो मापते हैं वो मापते हैं ओस्मोमीटर से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसने इसका ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। परासरण दाब किससे मापते हैं? ओस्मोमीटर से नापते हैं। परासरण दाब ओस्मोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का परासरण दाब होता है, और ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। शुद्ध जल का परासरण दाब कितना होता है? बार बार पूछा, चाहे आईसीआर हो, जेट हो, बीएचयू हो, पीएटी हो, इवन ये तो केमिस्ट्री के एग्जाम में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री सेगमेंट में भी पूछा जाता है, क्योंकि जल केमिस्ट्री से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 0, बी है आपका 1, सी है 2 और डी है आपका 3। बताइए जल्दी से, शुद्ध जल का परासरण दाब कितना होगा? जिसने इसका जवाब ए दिया है, शुद्ध जल का परासरण दाब, बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध जल का जो परासरण दाब होता है वो होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। शुद्ध जल का परासरण दाब 0 होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में पाया जाने वाला सर्वाधिक मुक्त आयन है। बहुत ही खतरनाक और धांसू क्वेश्चन है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला सर्वाधिक मुक्त आयन, या इसको तत्व भी कह सकते हैं, इसको आयन भी कह सकते हैं या इसको तत्व भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका N यानी कि नाइट्रोजन, बी है आपका P यानी कि फास्फोरस, सी है आपका पोटास और डी है आपका क्लोरीन या कैल्शियम। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? कोशिका में पाया जाने वाला सर्वाधिक मुक्त आयन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका में पाया जाने वाला सर्वाधिक मुक्त आयन कौन सा होगा? देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला के, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका में पाया जाने वाला सर्वाधिक आयन, जो सर्वाधिक मुक्त आयन होता है वो पोटेशियम के नाम से जाना जाता है, और पोटेशियम होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था आपको, मैंने ये करवाया था कि स्ट्रोमेटा के खुलने में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है। तो जो स्ट्रोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उनको खुलने में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला पोषक तत्व कौन सा होगा? पोटेशियम होगा। क्या होगा? पोटेशियम होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीआर 2009 का सवाल है, काजू का खाए जाने वाला भाग है। काजू का खाए जाने वाला भाग है। आईसीआर 2009 का सवाल है, काजू का खाया जाने वाला भाग है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पुष्पासन, बी है आपका बीजपत्र, सी है आपका दलपुंज और डी है आपका बीजावरण। बताइए जल्दी से, काजू का खाए जाने वाला भाग कौन सा होगा? काजू का खाए जाने वाला भाग पुष्पासन, बीजपत्र, दलपुंज या बीजावरण? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है इनको। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला बीजपत्र, बिल्कुल सही जवाब है। काजू का खाए जाने वाला भाग है बीजपत्र। काजू का खाए जाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा? बीजपत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। जेट 2009 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बी है आपका केंद्रक, सी है आपका गोल्जिकाई और डी है आपका राइबोसोम। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या कहलाता है? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जिकाई या राइबोसोम? जिसने इसका जवाब दिया है
देखिए जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है केंद्रक, बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रक जो होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है। केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। कोशिका की जितनी भी संरचनात्मक और क्रियात्मक कार्य होते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक कार्य होते हैं, वो केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक कहलाता है। इसको हम मस्तिष्क भी कहते हैं कोशिका का। ठीक है, क्लियर है। जेट 2009 में आया हुआ सवाल है, हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये सवाल भी नहीं आता, तो हमें सबको साथ लेके हुए चलना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए पूरी क्लास अटेंड करनी है, पूरी क्लास अटेंड करनी है, आपको जाना नहीं है। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। अब देखिए अगला सवाल है, किसी पुष्प का पुष्प सूत्र क्या दर्शाता है? जेट 2009 में आया हुआ सवाल है, किसी पुष्प का पुष्प सूत्र क्या दर्शाता है? क्या वो पुष्प का लक्षण दर्शाता है? क्या वो पुष्प का कार्य दर्शाता है? क्या वो पुष्प की उपज दर्शाता है, या उपरोक्त सभी? क्या होगा? किसी पुष्प का पुष्प सूत्र क्या दर्शाता है, बताना है आपको। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। जेट 2009 का सवाल, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी ए वाला पुष्प लक्षण, बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी, गलत है आपका जवाब। तो किसी पुष्प का पुष्प सूत्र क्या दर्शाएगा? किसी पुष्प का पुष्प सूत्र पुष्प के लक्षण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पुष्प के लक्षण को दर्शाता है। तो किसी पुष्प का पुष्प सूत्र पुष्प के लक्षण को दर्शाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अब देखिए पुष्प के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको, कि उस पुष्प में वो पुष्प है जो नर पुष्प है या मादा पुष्प है। ठीक है, ये इसका लक्षण हो गया। पुष्प का कलर क्या है? लाल है, पीला है, सफेद है, नीला है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? उसमें पुंकेसरों की संख्या कितनी है, या उसमें जो अंडाशय है वो है या नहीं है तो कितना बड़ा है। इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो पुष्प सूत्र के लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाने वाले उभार क्या कहलाते हैं? जेट 2009 का सवाल है और बहुत ही खतरनाक सवाल है। क्वेश्चन क्या है? जीवाणु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाने वाले उभार क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका टोनोप्लास्ट, बी है आपका पाइलाई, सी है आपका पोलोसोम और डी है आपका ट्रेसोमे। बताइए जल्दी से, जीवाणु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाने वाले उभार क्या कहलाते हैं? जीवाणु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाने वाले उभार क्या कहलाते हैं? टोनोप्लास्ट, पाइलाई, पोलोसोम या ट्रेसोम? जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है टोनोप्लास्ट, गलत है। टोनोप्लास्ट एक अलग चीज होती है, वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए पाइलाई इसका सही जवाब है। जीवाणु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाने वाले उभार पाइलाई के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? पाइलाई के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि टोनोप्लास्ट। अब टोनोप्लास्ट भी बता दीजिए। टोनोप्लास्ट वाला क्वेश्चन भी पीछे आईसीआर में आया हुआ है। पीछे आईसीआर में पूछा गया था कि जो हमारी रिक्तिका होती है उसकी झिल्ली को किस नाम से जानते हैं? जो रिक्तिका की झिल्ली होती है उसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसको हम रिक्तिका कहते हैं, और उस रिक्तिका की झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर कर लेना फंडा। ओव्यूल कहते हैं रिक्तिका को, रिक्तिका को इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं, हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। कोशिका का एक कोशिकांग होता है और उसकी झिल्ली जो होती है वो टोनोप्लास्ट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फंडा क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केसर किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर दूंगा उससे पहले देख लीजिए, BHU 2017 का सवाल है और पहले भी ये मैंने सोल्व करवाया हुआ है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कोकस न्यूसीफेरा, बी है आपका कोकस एल्वा, सी है आपका कोकस सेटाइवा और डी है आपका कोकस मोरेल। बताइए केसर किससे प्राप्त होता है? केसर किससे प्राप्त होता है? BHU 2017 का सवाल है। BHU 2017 का सवाल है, कोकस किससे प्राप्त होता है बताइए। यहाँ पर बताऊं, सॉरी, केसर किससे प्राप्त होता है बताइए। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला कोकस सेटाइवा, बिल्कुल सही जवाब है। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना है। समझना कैसे है? देखिए जो केसर होता है, केसर का वैज्ञानिक नाम पूछा है यहाँ पर, तो केसर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा इसका कोकस सेटाइवा। ठीक है, कोकस सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अब अगर आपसे पूछ ले कि केसर जो होता है वो पौधे की किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो उसका जवाब देना है आपको फूल। फूल के अंदर जो पुंकेसर होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं वो ही क्या होते हैं? केसर होते हैं। पुंकेसर ही केसर होते हैं। और इनकी जो केसर की जो प्रकृति होती है वो बहुत एनर्जेटिक होती है, बहुत इसमें ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, बहुत हीट होती है, गर्म होता है ये, और इसकी थोड़ी सी मात्रा ही बहुत काम कर देती है। और इसको मुख्य रूप से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पिलाया जाता है दूध के अंदर डाल के, जिससे जो
आने वाली संतति होती है, जो संतान होती है, वो गोरी चिट्टी पैदा होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि केसर क्या है एक, और ये बहुत महंगा होता है। और एक चीज़ और बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, वहाँ पर ही इसकी खेती की जाती है। लेकिन अभी एग्रीकल्चर के 2 धांसू वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक नहीं थे वो, जूनियर साइंटिस्ट कह सकता हूँ मैं उनको, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे। उन्होंने क्या किया, जैसलमेर में केसर उगा दिया। अब देखिए, भारत एक ऐसा अनूठा देश है, यहाँ पर कभी भी किसी भी पल कुछ भी चमत्कार हो सकता है। तो जहाँ पर जैसलमेर के अंदर बेर नहीं उगाया जा सकता सही ढंग से, क्योंकि बेर एक ऐसी फसल होती है जो कहीं भी उगाई जा सकती है, लेकिन वहाँ पर भी बेर सही ढंग से नहीं उगाया जा सकता, वहाँ के लोगों ने केसर उगा दिया। अब केसर हालांकि उन्होंने उगाने के लिए पॉली हाउस वगैरह का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी एक चमत्कार है कि उन्होंने केसर उगा के दिखा दिया। ठीक है, तो ये इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। अगला सवाल क्या है, लगभग आज इतने ही सवाल हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हो रही है, 4-4, 5-5 क्लासेस हो रही है। सुबह ठीक 10:30 बजे, आज तो नहीं हो पाई है, लेकिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे आपकी क्लास लगेगी, और डेफिनेटली लगेगी। कोई किसी प्रकार का कोई आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, कल आपकी क्लास लगेगी श्योर। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्लास में आना है आपको। और अभी इसके बाद में, अभी जैसे ये क्लास खत्म होगी, इसके बाद में मैं आपको एक 15 मिनट की एक वीडियो और दूंगा। वो वीडियो आपको देखनी है, या तो आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, अगर वहाँ मिल जाती है तो ठीक है, वहाँ नहीं मिलती है तो मैं आपको वीडियो थोड़ी देर बाद में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें वो स्पेशल वीडियो है, मैंने बनाई है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, वो देखनी है आपको, वो बहुत हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे ठीक सुबह 10:30 बजे, फिर 11:30 बजे, फिर शाम को 6:30 बजे, फिर शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन घर पर ही रहो, क्योंकि बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।